चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं दयानंद पांडे उत्तराखंड से आप लोग के सामने उपस्थित हूँ। आज एसआई हिंदी की वीडियो लेकर मैंने आपसे लोगों से बात करी थी कि मैं आप लोगों के लिए एसआई हिंदी का सिलेबस में लेके आऊंगा। तो आज मैंने ज्यादा बात तो नहीं करी है। आज मैंने सिर्फ आपकी भाषा, बोली, उपभाषा, उपभाषाएं कितनी हैं, लिपि और देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है, इसी के बारे में मैंने बात करी है। ठीक है ना। चलिए पहले तो हम बात करते हैं। देखिए भाषा की हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात यही आती है कि जो भाषा है वो किस धातु से बना हुआ है। तो भाषा जो है वो भास धातु से बना हुआ है और भास का अर्थ होता है बोलना या अभिव्यक्त करना। ठीक है ना। ये आप ध्यान में रखिए चलिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाषा किस धातु से बना हुआ है, भाषा का मूल क्या है। तो भाषा जो है वो भास धातु से बना है और भाषा का जो मूल है वो ध्वनि, ये याद रखिएगा। ठीक है ना। फिर आ जाती है भाषा, यानी कि भाषा को हम तीन भागों में हम रख सकते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। लिखित मतलब लिखकर, मौखिक मतलब बोलकर, सांकेतिक मतलब इशारों से। ठीक है ना। ये तीनों भाषाएं हो सकती हैं। सार्थक ध्वनियों को व्यवस्थित क्रम में जोड़ दें तो वही शब्द कहलाता है। देखो सार्थक ध्वनियों की जब हम बात करते हैं, जैसे मान लो मैंने क लिखा, धन मौ लिखा, धन लौ लिखा, अगर मैं इसको जोड़ दूं तो ये क्या कहलाएगा, किसी का नाम हो जाएगा और ये नाम ही क्या कहलाएगा, ये सार्थक ये ध्वनि कहलाएगी। जब हम सार्थक ध्वनियां होंगी तो उस ध्वनियों का क्या निकलेगा, कुछ ना कुछ अर्थ उसका निकलेगा, उसी को बोलते हैं सार्थक ध्वनियां। ठीक है ना। फिर बात करते हैं अब हम बोली की। बोली में जब आते हैं तो बोली जो है वो भाषा का क्षेत्रीय रूप है। ठीक है ना। ये याद रखिए चलेगा। छोटे सीमित क्षेत्र में जो बोली जाती है, जो भाषा बोली जाती है, उसी को बोलते हैं बोली। ठीक। तो बोली के अंतर्गत आते हैं तो भाषा का अल्प विकसित रूप भी बोली को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाषा का अल्प विकसित रूप भी बोली को माना जाता है। ठीक है ना। बोलियां आगे चलकर बोलियों तक ही सीमित रहती है। देखो बोली को हम भाषा का रूप देते हैं ये हम नहीं कह सकते। बोलियां अधिकतर क्या रहती है, बोली तक ही सीमित रह जाती है। ठीक है ना। फिर है बोलियों में सिर्फ एक बोली का विकास हुआ है, वो है खड़ी बोली। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वो खड़ी बोली से ही हुआ है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है। अब हम बात करते हैं उपभाषा। उपभाषा का मतलब है जब बोली का क्षेत्र थोड़ा विस्तृत हो जाता है। जब बोली एक सीमित क्षेत्र से थोड़ा सा बढ़कर चली जाती है, तो जब वो विस्तृत हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो वही क्या हो जाती है, उपभाषा बन जाती है। ठीक है ना। फिर बात करते हैं एक उपभाषा में अनेक बोलियां हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं इसकी बात अभी हम ऊपर करेंगे। ठीक है ना। तो एक भाषा उपभाषा है तो उसके अंदर बहुत सारी बोलियां हो सकती हैं। ठीक है ना। चलिए क्यों, क्योंकि वो बोली से उसका स्तर क्या हो गया, थोड़ा ऊपर हो जाता है, इसीलिए उपभाषा के अंदर बहुत सारी बोलियां आ जाती है। ठीक। चलिए फिर बात करते हैं जब उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, जब भाषा भी थोड़ा बढ़ जाती है, जब भाषा अपने क्षेत्र से ऊपर तक पहुंच जाती है तो उसी को बोलते हैं, वो फिर क्या करती है, भाषा का रूप ले लेती है। ठीक है ना। चलिए देखिए बोली सीधे भाषा नहीं बन सकती। बोली बड़ी होगी तो उपभाषा बनेगी, उपभाषा जब विस्तृत होगी तो वो क्या बनेगी, भाषा बनेगी। ये याद रख के चलिएगा। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हिंदी की उपभाषाएं। देखो हिंदी की उपभाषाओं की जब हम बात करते हैं तो हिंदी की उपभाषाओं को 5 भागों में रखा जाता है और 5 भाग, देखो उपभाषाएं 5, मैंने आपको बोला हर उपभाषा के अंदर बहुत सारी बोलियां हो सकती हैं। वैसे ही जो उपभाषा को रखा गया है ये 5 भागों में रखा गया है, इसके अंदर अलग अलग बोलियों को रखा गया है। ठीक है ना। अब देखिए पश्चिमी हिंदी की जब हम बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। पश्चिमी और पूर्वी हिंदी से एक क्वेश्चन देखने को हमको मिलता है, याद रखिएगा। पश्चिमी हिंदी की जब बात करते हैं तो ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, खड़ी बोली की हम बात करते हैं। इसके अंदर हम इतनी बोलियां हम रखते हैं। ठीक है ना। इस भाषा के अंदर इतनी बोलियां हम रखते हैं। ठीक है, सॉरी। दूसरा पूर्वी हिंदी की जब हम बात करते हैं तो पूर्वी हिंदी में बधेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी हम रखते हैं। देखिए एक चीज इसमें ध्यान में रखिए चलिएगा, अधिकतर पूछ देता है बुंदेली और बधेली। इसके बारे में बहुत अधिकतर पूछता है कि बुंदेली बोली कहाँ है और बधेली कहाँ है। तो ये याद रखिए चलिएगा, बधेली जो है वो पूर्वी में है और बुंदेली जो है वो आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है ना। फिर है बिहारी। देखो भाषा है बिहारी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत क्या आ जाती है, मैथिली आ जाती है, भोजपुरी और मगही आ जाती है। और अगला है राजस्थानी के हिंदी के अंदर आपका आ जाता है जयपुरी, मालती, मेवाती और मारवाड़ी। ठीक है। अब हम बात करते हैं पहाड़ी हिंदी के अंदर 2 बोलियां आती है, वो आती है गढ़वाली और कुमाऊनी। ठीक। चलिए अब बात आती है मातृभाषा की हम बात करते हैं। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा मुझे आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। देखो मातृभाषा की हम बात करते हैं तो मातृ यानी कि माता से जो भी हमको भाषा मिली रहती है, जब आप पैदा हुए होंगे या मैं पैदा हुआ होऊंगा, मेरी माता की टंग से, मेरी माता के मुंह से जो पहला शब्द जो निकला होगा वही मेरी मातृभाषा कहलाएगी। ठीक है ना। अब हो सकता है आपकी मम्मी कोई अंग्रेज हो, मॉडर्न हो, या मेरी मम्मी पहाड़ी हो, तो मेरी ईजा पहाड़ी है तो उसने मुझे क्या किया, पहला जो शब्द मेरा बोला पहाड़ी, तो मेरी तो मातृभाषा पहाड़ी हो जाएगी। ठीक है। पर मूल रूप से हम अभी बोलते हैं जहाँ वर्तमान के समय बात करते हैं, तो अगर हमसे कोई पूछता है कि आपकी मातृभाषा क्या है तो हम हिंदी उसको बोल देते हैं। ठीक है ना। चलिए फिर बोलते हैं मातृभाषा। अब राष्ट्रभाषा यानी कि राष्ट्र के कार्यकाल जो हो सकते थे वो राष्ट्रभाषा में इसीलिए हिंदी को नहीं रखा जाता। याद रखिए चलेगा कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी क्या है, राजभाषा है। ठीक है ना। 14 सितंबर 1949 के बाद हिंदी राजभाषा का दर्जा हिंदी को दे दिया गया, राष्ट्रभाषा नहीं दिया गया, क्योंकि सारे काम हिंदी में ही नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना।
उसके बाद हम बात करते हैं राजभाषा। मैंने आपको बता दिया हिंदी क्या है, हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है, ध्यान रख के चलिएगा। भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, आपको पता ही है 22 भाषाओं को उसमें दिया गया है। मैं नाम पढ़ देता हूं, सारे नाम तो मुझे भी याद नहीं है, ठीक है ना। इसमें हम बात करते हैं असमिया, उड़ीसा, उर्दू, कन्नड़, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बहुत सारी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं उसके अंदर आ जाती है। तो ये मूल रूप से याद रखिएगा। इतना ही पूछता है कि मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं किस अनुसूची के अंतर्गत संविधान के रखी गई हैं, तो वो रखी गई हैं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, ठीक है ना। अब बात करते हैं लिपि। देखो लिपि क्या है, इन सबका मूल है लिपि। अब देखिए अगर लिपि ही नहीं होगी तो फिर भाषा को लिख ही नहीं सकते, समझ नहीं पाएंगे कि कौन सी लिपि में लिखी है, देवनागरी में लिखी है या गुरुमुखी में लिखी है या फारसी में लिखी है, रोमन में लिखी, किस में लिखी समझ में नहीं आएगा तब तक जब तक हमको लिपि का ज्ञान नहीं होगा, ठीक है ना। लिपि का मतलब होता है कि भाषा को लिखने का तरीका, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं लिपि, ठीक है ना। आप अलग अलग भाषा के लिए अलग अलग लिपि, आपको पता है देवनागरी लिपि में कौन कौन सी लिखी जाती है, संस्कृत देवनागरी लिपि में, मराठी, हिंदी, नेपाली और कश्मीरी। देखो पिछली बार मुझे क्वेश्चन पेपर में याद आ रहा है कि पूछ दिया था कि मराठी किस लिपि में लिखी जाती है, तो मराठी लिखी जाती है आपकी देवनागरी लिपि में, ये याद रखके चलिएगा, ठीक है ना। उसके बाद गुरुमुखी में आपकी पंजाबी आ जाती है और साथ ही साथ फारसी में आपकी उर्दू आ जाती है, और रोमन की जब हम बात करते हैं तो इसमें अंग्रेजी आ जाती है, फ्रेंच और जर्मन ये रोमन के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है ना। चलिए रोमन लिपि के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक। चलिए अब बात करते हैं, देखो देवनागरी लिपि की विशेषता की हम बात करते हैं। देखो देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या है, इसी देवनागरी लिपि की अगर बात करते हैं ना, वर्णों के क्रम में वैज्ञानिक और व्यवस्थित इसमें दिखते हैं। देखो इसमें जो वर्ण है ना वो व्यवस्थित रूप में हमको दिखते हैं, क्या और होता क्या है, देवनागरी का किसी भी भाषा में अनुवाद किया जा सकता है, किसी भी भाषा में देवनागरी लिपि का अनुवाद कर सकते हैं, ठीक। और अगली चीज जो है, प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग ध्वनि चिन्ह होने के कारण इसमें शुद्धता आ जाती है। देखो कैसे आ जाती है, आपने देखा होगा वर्ण की जब हम बात करते हैं क, और व्यंजन की बात करते हैं क से ज्ञ तक, अ से अह तक ही हम रख देते हैं, वैसे और अह को हम आपका अयोग्य वह बोलते हैं, ठीक है ना। वो बात हम तब करेंगे जब हम स्वर और व्यंजन पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए अगर आ से अ का तो अपने आप कुछ नहीं होता, आ से हम बात करते हैं तो आ छोटी, बड़ी, छोटा हो, बड़ा हो, हर वर्ण के लिए अपनी अलग ध्वनि है और अपने अलग चिन्ह दिए गए हैं। इसलिए क्या कर देती है, ये हमारी जो हम लेखन कार्य करते हैं उसमें शुद्धता उसमें आ जाती है, एकदम शुद्ध ज्ञान हमको वर्णों का, शब्दों का हमको मिलने लग जाता है, ठीक है ना। अगला है जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी भी जाती है। आपने देखो अगर मैं लिखूं, अगर देखो मैंने जैसे मैं मराठी बोल रहा हूं तो मराठी ही लिख रहा हूं, ठीक है ना। मराठी आप देखो इंग्लिश में आप मराठी लिखें, आप कोई ऐसा बहुत सारे शब्द उसमें ऐसे हैं ना जो हम लिखते कुछ और है और उसको हम बोलते कुछ और है, ठीक है ना। तो लिखने की कोशिश करिएगा कभी रोमन में तो लिखा कुछ और जाता है और उसको पढ़ा कुछ और जाता है, लेकिन देवनागरी लिपि की अपने आप में एक विशेषता है, ये जैसी लिखी जाती है वैसे ही बोली जाती है, ये ध्यान में रखिए चलिएगा। और बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देता है कि देवनागरी लिपि कहां से कहां को लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है ना। चलिए ये तो रही, देखो इसमें से ज्यादा क्वेश्चन तो पूछता नहीं है, इसलिए मैंने इसका जो सिलेबस रखा वो कम रखा। कल हम बात करेंगे स्वर और व्यंजन की, कल बात करेंगे स्वर एवं व्यंजन। यहाँ से बहुत सवाल हमको देखने को मिलते हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है ना। अब देखिए स्वर व्यंजनों की हम कल बात करेंगे ना, तो अ से लेकर अह तक अगर हम उसको रखते हैं तो ये सारे के सारे अपने आप में बटे हुए हैं। व्यंजन की बात करते हैं तो वो अपने आप में बटे हुए हैं, तो इसीलिए आज मैंने इसका छोटा सा एक टॉपिक रखा। देखो इसमें ज्यादा चीजें पूछेगा नहीं, पूछ सकता है कि भाषा किस धातु से बना है, एक प्रश्न ही पूछ सकता है, भाषा का मूल क्या है ये पूछ सकता है, उपभाषा पूछ सकता है कि बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी और गढ़वाली कुमाऊनी ये किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, और ये पूछ सकता है कि मराठी की, हिंदी की, नेपाली आदि इनकी क्या है, इनकी लिपि क्या है, यहाँ ये प्रश्न ही पूछ सकता है। देवनागरी लिपि के बारे में भी ज्यादा पूछता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से लगभग आपके एक या दो क्वेश्चन, 2 या 3 अधिकतर मान लेते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे नहीं, ठीक है ना। तो ये मैंने इसीलिए छोटा टॉपिक था, इसीलिए एक ही में पूरा कर दिया, ठीक। तो कल हम बात करेंगे आपकी स्वर और व्यंजन की, ठीक है ना। स्वर व्यंजन की बात करेंगे, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले ले, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, ठीक है ना। चलिए हाँ, तो हम बात करेंगे कल नई वीडियो लेके आएंगे, बात करेंगे व्यंजन और स्वरों की। आज के लिए इतना ही, आपका धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं कल अगली वीडियो।